हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का, क्लास 12 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने ऑलरेडी क्लास +1 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो ग्राउंड से, एक सपोज हमारा ग्राउंड है दोस्तों, ठीक है, और सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और हाइट h1 पे, और अगर मैंने कुछ इसमें काम किया, इनिशियली यहाँ पे था पड़ा हुआ है h1 हाइट पे, मैंने इस पे कुछ काम किया और मैं इसको और ऊपर ले गया, मैं इसको और थोड़ा ऊपर ले गया, हाइट h2 पे ले गया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट बढ़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या बढ़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कैसे? क्योंकि आपने काम किया कुछ, जो आपने इसे उठा के यहाँ पे किया, आपने एक्सटर्नल कुछ काम किया, वो काम स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इनिशियली भी था पर वो कम था, जब आपने एक्स्ट्रा काम किया तो हाइट बढ़ा ना। देखो हाइट h2 ग्रेटर देन h1 है, ठीक है। जो आपने काम किया वो स्टोर हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यानी क्या हुआ कि जो आप काम करते हो, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, पहले भी था पर कम था। काम करने के बाद अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी हो गया वो ज़्यादा हो गया, ठीक है। और एक और जो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ आपको, सपोज एक स्प्रिंग है जो +1 में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है और अटैच्ड है मास m से। तो दोस्तों सपोज आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, तो फोर्स लगाने के बाद ये कंप्रेस हो जाता है, ठीक। सपोज डिस्टेंस x से क्या हो गया, डिस्टेंस x से कंप्रेस हो गया, ठीक है। सो अब इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ½ होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग का जो होता है दोस्तों ½ होता है। k क्या है? k स्प्रिंग कांस्टेंट है और x क्या है? मेन पोजीशन से कंप्रेशन या कंप्रेशन कह लो या एक्सटेंशन का डिस्टेंस। तो ½ इसका क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी हुआ। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ से? क्योंकि आपने कुछ फोर्स लगाया एक्सटर्नल, तो आपने कुछ काम किया और वही काम स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ potential energy in the spring, is it? So same electrostatic potential energy क्या होगा? तो यहाँ से आप मिला पा रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक चीज़ जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, सपोज एक पॉइंट O है और यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज Q है और पॉइंट A पे Q0 चार्ज है। तो अब Q0 को आप क्या कर रहे हो? Q0 को मूव ऑन कर रहे हो आप। Q0 को आपने थोड़ा मूव ऑन किया पॉइंट A से पॉइंट B पे। पहले Q0 पॉइंट A पे था, अब B पॉइंट, अब जो Q0 को आप B पॉइंट पे ला रहे हो। पहले A पॉइंट पे था, अब Q0 को B पॉइंट पे ला रहे हो। तो कुछ आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया दोस्तों, कुछ आपने यहाँ पे क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाया, और जो फोर्स लगाया, ठीक है, तो फोर्स की वजह से आपने काम किया ना, कुछ आपने फोर्स लगाया मतलब काम किया। तो काम क्यों किया भाई? देखो ए भी पॉजिटिवली चार्ज है, ए भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके बीच रिपल्शन हो रहा होगा। Q0, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe से मैं इसे डिनोट करता हूँ, Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो Q0 पे रिपल्शन हो रहा होगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज, तो Q0 को रिपेल कर रहा होगा, ठीक है। सो आपको पॉइंट A से पॉइंट B में लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। सपोज उस काम को मैं W कह देता हूँ, राइट। सो ध्यान दो, जो आपने काम किया ना दोस्तों वही स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, वही स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q0 को रिपेल कर रहा है और आप Fe के अगेंस्ट जाकर कुछ फोर्स लगा रहे हो और आप Q0 को Q के और ज़्यादा पास ला रहे हो, तो उससे आपने कुछ काम किया।
कुछ काम किया तो दोस्तों वही काम स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इज इट? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो देखो यू ए पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, इसका मतलब ये नहीं कि यू ए पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी था, पर जो यू बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी अब बढ़ गया। इज इट? सो जो आपने वर्क किया वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के काम आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी अकेला सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि आप काम करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी वो चेंज करता है। पोटेंशियल एनर्जी सिंपली अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल, तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। राइट? सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ कि यूए में भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, ए पॉइंट पे यूए मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और बी पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी यूबी मान लेते हैं। ठीक है, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ कि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है दोस्तों, हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। इसे मैं डेल्टा यू कह सकता हूँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो आप काम करते हो दोस्तों एक पॉइंट से, सॉरी ए होना चाहिए, ठीक है, यानी जो आप काम करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक चार्ज को ले जाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, वो काम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो ये जस्ट आपको मैं समझा रहा था, इसे नोट्स में ना लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस between two points is defined as the minimum work done by external force in moving a test charge from one point to another without acceleration. Yes, without acceleration ये भी बहुत ज़्यादा, एक्चुअली में ये वर्ड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्यों जो पड़ा था पॉइंट ओ में पड़ा था, और पॉइंट ए पे क्यू नोट पड़ा था, और पॉइंट ए पे ऑलरेडी एफ ई लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऑलरेडी लग रहा था ना दोस्तों। ठीक है, तो आपने एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाया, और इस तरीके से लगाया कि जो एफ का मैग्नीट्यूड है और एफ ई का मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल इक्वल है। इससे क्या होगा? इससे होगा कि जो आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो सिर्फ रिपल्शन को ओवरकम करेगा। ठीक है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो दोस्तों तो चार्ज एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, जस्ट आपको उतना ही फोर्स लगाना है जिससे एफ ई को ओवरकम कर सके हो। ठीक है, एफ ई के मैग्नीट्यूड के इक्वली आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो अगर, क्योंकि देखो ना तो नेट फोर्स क्यू नोट पे जीरो होगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आएगा विदाउट एक्सेलरेशन। क्योंकि यार नेट फोर्स क्यू नोट पे जीरो होगा ना, क्योंकि अगर मैं क्यू नोट को देखूं तो एफ ई क्यू नोट पे इधर लग रहा है और एक्सटर्नल फोर्स यानी एफ इधर लग रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि एफ का जो मैग्नीट्यूड है वो एफ ई के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो नेट फोर्स ऑन क्यू नोट जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स ऑन क्यू नोट। यानी दोस्तों नेट फोर्स ऑन क्यू नोट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उस पे मतलब वो रेस्ट पे रहेगा, नहीं, वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा विदाउट एक्सेलरेशन। नेट फोर्स का मतलब ये भी होता है। क्लियर है इस? ठीक है, सो हमेशा ध्यान देना विदाउट एक्सेलरेशन आप चार्ज को लाते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यानी जो आपका एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो इस डेफिनेशन को अगर हम दोबारा पढ़े कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, तो दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइन करते हैं। इज इट? ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि जब मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मैंने क्यू नोट को लाया, ठीक है, तो मैंने काम क्या किया? मैंने काम किया ए से बी में, ये W वर्क का साइन है दोस्तों, ए टू बी ये दिखा रहा है कि काम आपने किया ए से बी ले जाने में। ठीक है, और ए से बी ले जाने में तो जो आपने काम किया वो चेंज इन पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये चेंज इन पोटेंशियल है तो ये हमेशा चेंज तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। तो फाइनली आप बी पॉइंट पे आए और फिर मतलब फाइनल पॉइंट आपका बी था और इनिशियल ए था। ठीक है, सो यहाँ से आ गया कि बिल्कुल ये आपको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, डेल्टा जो यू होगा चेंज इन पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, क्योंकि डब्ल्यू ए बी क्या है?
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो क्या मैं कह सकता हूँ डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। EXT का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, यहां से आप एक्सटर्नल फोर्स ए से बी की ओर लगा रहे हो, आप ए से बी की ओर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पर यहाँ पे क्योंकि Q भी पॉजिटिव है, Q नोट भी पॉजिटिव है, तो Q नोट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। अगर F पॉजिटिव काम कर रहा है, ठीक है, अगर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है दोस्तों, चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है। देखो एक्सटर्नल फोर्स F था और डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, ठीक है, A से B इधर ही हुआ दोस्तों, ठीक है। तो आप कहोगे कि एक्सटर्नल फोर्स ने पॉजिटिव काम किया, पर एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने नेगेटिव काम किया है। क्यों? क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट A से B इधर हुआ, A से B डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपेल ही कर रहा था ना उसको। तो क्योंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो इसलिए इस केस में नेगेटिव वर्क आएगा, यानी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स। दोस्तों आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, आप ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? कंजर्वेटिव का मतलब है पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। तो CON लिख देता हूं मैं, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ आ रहा है। जस्ट आपको ये वाला पॉइंट नोट करना है, एक तो डेफिनेशन नोट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, ये डेफिनेशन नोट करना है, ठीक है। और उसके बाद जस्ट ये चीज जो मैंने अभी ब्रैकेट में डाला ये नोट करना है अभी फिलहाल तो, ठीक है। एक और डेफिनेशन है दोस्तों जो आप एग्जाम में लिखोगे, ये वाला डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा चलो, मैं अभी आपको बता रहा था कि ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो h1 हाइट पे पड़ा है। आपने कुछ काम किया तो m जो है दोस्तों h2 हाइट पे चला गया, m h2 हाइट पे चला गया, ठीक है। तो ऑब्वियस है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, ठीक है, बढ़ी। पर क्या आप कह सकते हो कि जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे जीरो था? नहीं, इस पॉइंट पे जीरो नहीं था, ठीक है। इस पॉइंट पे कुछ था और फाइनल पॉइंट पे बढ़ा उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्योंकि h1 हाइट है, तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी था वो mgh1 था, और फाइनली आफ्टर सम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बढ़कर कितना हो गया दोस्तों? बढ़कर हो गया mgh2 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं कि इनिशियली जीरो था, तो ये जरूरी नहीं है कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। तो अगर मैं कहूं कि अगर कोई बॉल ग्राउंड में ही पड़ा है, अगर m1 ग्राउंड में ही पड़ा है तो h1 तो जीरो हो गया, तो इस केस में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां पे हाइट ही नहीं था, ठीक है। तो एक्चुअली इनको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम लोग। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट होता है वो ग्राउंड लेवल होता है दोस्तों, क्योंकि ग्राउंड लेवल में है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि हाइट ही नहीं है, mgh होता है ना, तो हाइट जीरो है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। तो देखो इनिशियल यानी कोई हम लेवल डिसाइड कर सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में अगर मैं ग्राउंड में ही रख दूं उस ऑब्जेक्ट को, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है, इट? तो ग्राउंड उसका रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है। ग्राउंड उसका क्या होगा दोस्तों? ग्राउंड यहाँ पे देखो रेफरेंस पॉइंट होगा, आपको समझ आ रहा है, इट? ठीक है, चल बहुत बढ़िया। ठीक है, 2 मिनट दोस्तों, ओके ग्रेट। तो अब मैं इसको एक्चुअली मिट हो रहा हूँ, इरेज ऑल कर रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ सेम, अब अगर मेरे पास, यानी मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा यू को मैंने देखो
यू बी माइनस यू ए लिखा था, तो यू बी को मैं क्या लिख रहा हूँ, यू बी को यू एफ लिख रहा हूँ, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पॉइंट, और यू ए को मैं लिख रहा हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई। ठीक है दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट जब आप इन्फिनिटी पे लोगे, इन्फिनिटी पे यानी इनिशियली आप सपोज करो कि चार्ज इन्फिनिटी पे है, तो यू इन्फिनिटी जीरो होता है, इतना ध्यान देना। ठीक है, यू इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यानी अब आप क्या कर रहे हो, जो वर्क आप ए से बी में कर रहे थे, अब आप इन्फिनिटी से बी में लाओगे। अब आप अगर मैं देखूं यू एफ माइनस जीरो, ठीक है, अब वर्क डन बाय इन्फिनिटी टू बी। ठीक है, अगर मैं ए से बी में ले जा रहा था तो यू बी माइनस यू ए था, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। अगर मैं इन्फिनिटी से पॉइंट बी में ले जा रहा हूं तो देखो ना, यू बी माइनस जीरो होगा या यू एफ माइनस जीरो होगा, यानी आप कह सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे दोस्तों, किसी भी पॉइंट पे बी को आप एफ बी फाइनल पॉइंट भी आप लिख सकते हो। किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिफाइन करना है तो मुझे वहाँ एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट हम इन्फिनिटी को लेते हैं। किसको लेते हैं, इन्फिनिटी को। तो ये लिखोगे आप, इसे थोड़ा ध्यान से देखो, इस मतलब इस डेफिनेशन से अच्छे से समझ आएगा। अगर एग्जाम में डेफिनेशन आएगा तो ये वाला डेफिनेशन आप लिखोगे, और डेरिवेशन आ गया तो यहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे इसका। ठीक है, तो अभी तक तो मैं चीज़ें आपको समझा रहा था। तो देखो डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज at a point in electrostatic field is defined as the work done by external force in bringing a charge from infinity to that point without any acceleration, without any acceleration। देखो ये वाला जो मैंने बनाया है ना, कि ये वाला बनाया कि यू एफ माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे आप लाते हो, यानी किसी भी पॉइंट पे दोस्तों, इसको आप यू भी कह सकते हो, यू एफ को आप सिंपली यू भी कह सकते हो। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने डिफाइन करना है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, ठीक है, तो एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाओ, तो जितना काम आपको इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में काम करोगे, जितना आपको काम करना पड़ेगा, वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो मैं अभी हम डेरिवेशन करेंगे, तो डेरिवेशन अगर आ गया तो पहले तो आप ये डेफिनेशन लिखोगे कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए जितना आपको काम करना पड़ा वही किसके रूप में स्टोर हो गया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। ठीक है, फिर आगे डेरिवेशन है, फिर हम डेरिवेशंस करेंगे दोस्तों, और उसके बाद क्वेश्चंस लाया मैं आपके लिए, और क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझ आ जाएगा कि मतलब कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है जेड। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस। तो दोस्तों दोनों चार्जेस का मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। एक तो मेरे पास क्यू है और दूसरा क्या है, क्यू नोट है जेड। सो अब देखो इधर, ठीक है, अब देखो कि सपोज ऑलरेडी ठीक है, ए पॉइंट पे क्यू नोट था और बी पे ले जाने के लिए, ठीक है, बी पे ले जाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट किया जेड। सो सपोज इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स था, एक्स ले लो आर ले लो मर्जी है, तो आप हल्का सा जस्ट आगे ले गए ए से बी में। ठीक है, ए से बी में हल्का सा आप थोड़ा सा आगे ले गए जेड। सो आप इसे कह लो या फिर, हाँ ठीक है, ए से बी में आप कुछ, तो आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया क्यू नोट को, बिल्कुल हल्का सा आपने कुछ फोर्स लगाया दोस्तों, एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा क्योंकि रिपेल कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को जेड, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैं कहना चाहता हूँ एफ इज इक्वल टू एफ ही होगा, मैग्नीट्यूड में तो दोनों सेम होगा। पहली बात तो मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि मुझे विदाउट एक्सेलरेशन ए से बी पॉइंट पे लाना है क्यू नोट को। तो ऑलरेडी क्यू और क्यू नोट के बीच का डिस्टेंस एक्स था, मैं ए से बी में लाने के लिए मैंने हल्का सा डिस्प्लेस किया dx z। सो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो मुझे काम करना पड़ेगा तो स्मॉल वर्क करना पड़ेगा, और स्मॉल वर्क, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, स्मॉल वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्मॉल वर्क
डन बाय Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है दोस्तों? वर्क डन होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओके, dx। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री। क्यों भाई 180 क्यों है? देखो ना, dx इधर है, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट को हो रहा है, और Fe कहाँ को लग रहा है? Fe राइट को लग रहा है, तो 180 का एंगल है नहीं, और सॉरी कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180। पता है ना आपको क्या होता है दोस्तों? वर्क होता है, वर्क जो होता है वो dw क्या होता है? dw होता है f dx, या f dx कॉस ऑफ थीटा डिग्री, ठीक है। सो मैंने यहाँ कॉस तो लिखा ही नहीं, ठीक है, कॉस लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कॉस ऑफ 180 डिग्री। और कॉस ऑफ 180 डिग्री एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ये साइड वाली चीज़ें डेरिवेशन में नहीं लिखना है, बस मैं आपके लिए लिख रहा हूँ कि कॉस ऑफ 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 1 के इक्वल होता है। z कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 1 के इक्वल होता है, और इसे आप मिटो दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेन डेरिवेशन नहीं लिखना है, क्योंकि बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होता है कि एग्जाम में क्या क्या लिखना है, ठीक है। समझाने को तो हर कोई समझा दे, पर मैं साथ के साथ वो फॉर्मेट भी बता रहा हूँ दोस्तों। कॉस 180 डिग्री माइनस होता है, ठीक है, तो माइनस बाहर आ जाएगा Fe dx। तो दोस्तों ये तो dw आ गया। तो आप बताओगे Fe किसके इक्वल था इनिशियली? Fe ऑब्वियस है, फोर्स किसके इक्वल होता है दोस्तों? K Q1 को Q ले लेता हूँ, Q2 को Q0 ले लेता हूँ बाय आर स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर, और यहाँ पे जो K है K होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे लिखना है नोट्स में, इसे आपको नोट्स में लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ उसे आपने नोट्स में लिखना है। dw इज इक्वल टू माइनस, अच्छा मैं काम करता हूँ, Fe की वैल्यू पुट करता हूँ, तो किसके इक्वल है? K Q0 बाय x स्क्वायर dx, ठीक है दोस्तों। क्योंकि dw है, देखो मुझे अगर नेटवर्क निकालना होगा, ठीक है, अगर मुझे नेटवर्क निकालना होगा तो मैं नेटवर्क को अगर मैं W कह दूं, ठीक है, या सपोज दोस्तों dw को मैं du भी तो कह सकता हूं, dw को मैं du भी तो कह सकता हूं, क्योंकि जो आपने छोटा सा काम किया वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? वो ऑब्वियसली स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। du दोस्तों इज इक्वल टू माइनस के Q0 बाय x स्क्वायर dx, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे? मुझे नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है u, तो मैं क्या करूंगा? मैं du को इंटीग्रेट करूंगा, मैं du को क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा दोस्तों, ठीक है, du को इंटीग्रेट करूंगा। सो माइनस के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, q बाहर आ जाएगा, Q0 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा? dx बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है दोस्तों। और अब जो इंटीग्रेट करोगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंटीग्रेट देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में दे रहे हो, इसको ले जा रहे हो यार। ए पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, तो जो ए पे पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं उसे ui कह देता हूँ, और जो बी पे पोटेंशियल एनर्जी होगा मैं उसे uf कह दूंगा, इज इट। सो आप ui से uf du का लिमिट होगा, और x का लिमिट क्या होगा दोस्तों? xi से xf। तो मैं सपोज ये xi था दोस्तों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले xi था ना इनिशियल, और डिस्प्लेसमेंट के बाद xf हो गया बी पॉइंट से, ठीक है, xi से xf तक, ठीक है। जब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, तो du का इंटीग्रेशन u हो जाता है दोस्तों, जैसे dx का x हो जाता है वैसे du का इंटीग्रेशन u हो जाएगा, ui से uf, ठीक, बहुत बढ़िया, माइनस k Q0, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो पहले ये पावर होगा, पावर ऊपर जाएगा तो +2 का -2 हो जाएगा dx, ठीक है। इंटीग्रेशन में हमें पता है इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं दोस्तों, पावर में एक ऐड करेंगे, हाँ ठीक है, पावर में एक ऐड करोगे आप, और टोटल पावर एडिशन के बाद जो आएगा उसे आप नीचे लिखते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन आई होप सबको आता है, इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो पता होगा सबको कि xn का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, कि ये ज़्यादा कुछ नहीं होता है कि पावर में एक ऐड करो दोस्तों, पावर में एक ऐड करो और टोटल पावर नीचे लिख दो। पर इसका पावर तो -2 है ना ऑलरेडी, तो -2 + 1, और जो ऐड करने के बाद आया वो मैंने नीचे लिख दिया। तो अगेन लिमिट मैं लिखूंगा xi से लेके xf तक, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा k Q0, ठीक है।
सो अब माइनस ऑलरेडी बाहर है, ध्यान दो माइनस ऑलरेडी है बाहर, ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ आएगा, पर -2 + 1 तो -1 हो गया ना, तो मैं -1 बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। और ध्यान दो x का, देखो इधर दोस्तों x -2 + 1, तो इसका पावर क्या होगा x -1, और x -1 तो 1/x होता है, सो मैं x का पावर -2 + 1 x⁻⁻1 आएगा, x⁻⁻1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ, यानी xi से xf, ठीक, बहुत बढ़िया लिमिट्स। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है साथ के साथ दोस्तों, इतने आसानी से देखो कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं ड्राइव करवा रहा हूँ, सो टेक इट इजी। आपके लिए क्वेश्चंस भी लाया हूँ और ये डेरिवेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो आप जब अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, तो uf माइनस ui होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, uf माइनस ui, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दोस्तों और ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो -1 से ये माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो किसके इक्वल हो गया, Q नॉट। अब देखो 1/x है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो 1/xf क्योंकि अपर लिमिट xf है ना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है 1/xf। सो इसको आप डेल्टा u भी कह सकते हो। तो ये देखो, चलो मैं इसको अच्छे से, पहली बात इसको अच्छे से लिखता हूँ। सो ये आपको डेल्टा u किसके इक्वल होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, और ये किसके इक्वल होता है, Q नॉट, ठीक है, ब्रैकेट 1/xf माइनस 1/xi, ठीक, बढ़िया, अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। सो इसे आप नोट करेंगे, पहली बात ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं वो सारे आपको फॉर्मूले करवाऊंगा जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा ये फॉर्मूला लग गया, ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि uf माइनस ui इक्वल टू Q नॉट 1/xf माइनस 1/xi, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो आगे अपने पास पेज नहीं है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ दोस्तों। अब मैं एक्चुअली रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लेता हूँ, समझ पा रहे हो रेफरेंस पॉइंट क्या मतलब, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, मतलब मुझे एक बात बताओ, अगर चार्ज इनिशियल इन्फिनिटी पे होता तो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं ना, तो है ना, टेकिंग रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी। रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी का मतलब क्या है दोस्तों, मैं इनिशियली मान रहा हूं कि जो चार्ज है वो इन्फिनिटी पे पड़ा था, तो देखो xi इन्फिनिटी हो जाएगा, इनिशियली डिस्टेंस इन्फिनिटी था, तो ui 0 हो जाएगा, ध्यान दो ui 0 हो जाएगा। और जब आप इसमें ये चीज़ें पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो और मैं uf को u ही मान लेता हूँ दोस्तों, uf को u मान लेता हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा सा अपन को और जगह चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ रहा है कहाँ से कहाँ तक लिखना है। पहले तो ऐसे हमने डेरिवेशन किया, ऐसे लिखते हुए, फिर ऐसे आना है, ठीक है, फिर ऐसे लिखते हुए आना है, ठीक है। इतने सही ऑर्डर से मैं आपको करवा रहा हूँ। सो देखो uf u माना और ui तो 0 के इक्वल हो गया, और इसके बाद ये किसके इक्वल हो गया। यार मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे अगले उसमें मूव कर जाता हूँ, क्योंकि यार अगर आपको ना दिखे तो क्या फ़ायदा फिर। तो अभी देखो, अभी इसको भुला दो, ठीक, अभी इसको भुला दो। तो अभी हमारा क्या है, हमने xi को इन्फिनिटी पे माना, यानी ui हमारा दोस्तों 0 आया, ठीक है, और हमने uf को u ही मान लिया। सो u माइनस 0, क्योंकि uf माइनस ui था दोस्तों, यहाँ आपने पुट किया, ठीक है, इज इक्वल टू q नॉट बाय 1/xf। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, xf को x मान लेता हूँ, जैसे अगर मैंने uf को u माना तो xf को x मान लेता हूँ, या r मान लेता हूँ, मर्जी आपकी, r मानो x मानो, आपकी मर्जी है, x, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, 1/xi था और xi तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, तो ध्यान देना 1/∞ हमेशा 0 होता है,
तो ये पूरा चीज़ जीरो के इक्वल हो जाएगा। 1/∞ जीरो होता है, जैसे 1/0 इन्फिनिटी को टेंड करता है तो 1/∞ जीरो को टेंड करता है। तो उससे क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, पिछला फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का था, जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मैं ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। अगर आपको दिया हुआ है कि इन्फिनिटी से आप किसी पॉइंट पे ला रहे हो किसी चार्ज को, तो सिंपल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक है, ये इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय एक्स। ठीक है दोस्तों, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी एक टाइप ऑफ एनर्जी है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट बिल्कुल जाउल ही होगा। ठीक है, और एक स्केलर क्वांटिटी हमेशा ध्यान देना, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। इट्स अ, यहाँ तक लिखना अपने ऑर्डर में, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी एंड यूनिट इज जाउल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आइए, होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ से ड्राइव किया हमने, फिर यहाँ पे, फिर राइट हैंड साइड इधर, फिर यहाँ पे आया। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी पेज लेके बैठो भाई, पेन और वो लेके बैठो, और खुद जब प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ आएगा। देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन तो लाया हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इस पेज को मुझे मिटाना पड़ेगा, तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 2 मिनट रुको। पहली बात तो इरेज ऑल, और दूसरी बात है मुझे पेन चेंज करने दो। ठीक, यहाँ देखो दोस्तों, अब क्या है, सपोज वहां 2 चार्जेस मिले, जो 2 चार्जेस के वजह से वो 2 चार्जेस जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो किसके इक्वल होता है, के क्यू नॉट बाय एक्स। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा, एक्स बोल दो, आर बोल दो, मर्जी आपकी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जेस के बीच के क्यू नॉट बाय एक्स, जहाँ पे के क्या होता है दोस्तों, 1/4πε0, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। इज दिस क्लियर? तो ये आपको ऑलरेडी पता है, बट ये तो 2 चार्जेस के बीच का हुआ, 2 चार्जेस के बीच का। सपोज वहां 2 से किसी भी एक कन्फिग्रेशन में, है ना दोस्तों, किसी भी एक कन्फिग्रेशन में, किसी भी एक फिगर में, किसी भी एक क्वेश्चन में हमें 2 से ज़्यादा चार्जेस दे दिए, 3 चार्जेस है, 5 चार्जेस है, 10 चार्जेस है, 4 चार्जेस है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका तरीका अपन देखते हैं। ठीक है, सो सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पे Q1 पड़ा है, यहाँ पे दोस्तों Q2 पड़ा है, यहाँ पे Q3 पड़ा है, और यहाँ पे क्या पड़ा है, Q4 पड़ा है। ठीक है, सपोज इसके बीच का डिस्टेंस R1 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R3 है। यार कंसेप्ट समझो, देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R4 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R5 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सॉरी ये R5 था, R6 है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का क्या होगा, ये पूरे सिस्टम का, ये जो पूरा सिस्टम मैंने बनाया अभी, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक ईपीयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉरी ईपी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, सो पहली बात मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा दोस्तों। देखो किसी भी एक चार्ज को उठाओ, जैसे आपको पेयरिंग करना है, देखो आपको पेयरिंग करना है, देखो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने, ए बी सी डी है। ठीक है, 2 के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने, तो आप क्या करोगे, तो पहले ए बी का बना सकते हो, फिर ए सी का बना सकते हो, ए डी का, बी सी का बना सकते हो, बी डी का बना सकते हो। ठीक है, और कुछ रह गया, अगर कुछ रह गया तो बता देना। तो ओवरऑल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, यहाँ पे 4C2 पॉसिबल है, यानी 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 फैक्टोरियल 4 - 2 फैक्टोरियल, सो ओवरऑल यहाँ आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 2 × 3/2। 2 मिनट रुको, 4 × 3, ओ तेरी सॉरी 4 × 3, 2 मिनट रुको, 2। तो यहाँ 6 पेयर्स पॉसिबल है एक्चुअली। यहाँ पे चलो मैं अच्छे से नहीं आया समझ, तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो मैं खुद करके देख रहा था। ये 6 पेयर्स पॉसिबल है। देखो दोस्तों, यहाँ पूरे सिस्टम का आप पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी आपको डायरेक्टली ऐड करना है, कोई वेक्टर लॉ आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, आपने सीधा अलजेब्रिकली ऐड करना है। ठीक है, पहले आप, है ना, Q1 का देखो, पहले आप Q1 का पोटेंशियल एनर्जी देखो, जिसे मैं E1 के नाम से देता हूँ, जैसे या सिंपल देखो, नेट पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का U कह देता हूँ मैं। तो पहले Q1 के वजह से देखो, तो अपने पास कितने चार्जेस है, Q1 Q2
Q3 Q4 इज इट। सो Q1 का Q2 के साथ पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाय x या R1 कह लो, जैसे मैंने यहाँ R1 दिया हुआ था, तो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस देखो, Q1 Q2 के बीच के डिस्टेंस को मैंने R1 बोला हुआ है, ठीक है, तो R1 ले लेते हैं। अब Q1 का कुछ ना कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होगा Q3 के साथ दोस्तों। सो K Q1 Q3 पर Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस R6 दिया था, इज इट। सो R6 आ गया। अब Q1 का कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होगा Q4 के साथ भी, तो K Q1 Q4 और Q1 और Q4 के बीच का डिस्टेंस R4 है, तो Q1 का खेल तो समाप्त हो गया। अब मैं Q2 की बारी है। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन में आपको पता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो Q1 का Q2 के साथ तो ऑलरेडी हो गया था, तो जब आपने Q2 का उठाया तो Q1 के साथ दोबारा आप नहीं करोगे, Q2 का आप Q3 के साथ करोगे कॉम्बिनेशन। तो K Q2 Q3 बाय कितना हो जाएगा, Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस ये R2 है। इसको रटना नहीं है, इस पूरी चीज को समझना है, ठीक है। जस्ट आप लिखो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, हेडिंग लिखो और ये डायग्राम बनाओ और ये चीज लिख लो, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन मैं लिखा रहा हूँ, दैट्स इट, ठीक है, बस काम खत्म। उसके बाद सीधा हम क्वेश्चनों में अप्लाई करेंगे, ठीक है, बढ़िया। देखो सो K Q2 Q3 बाय R2। अब Q2 का Q4 के साथ, तो K Q2 Q4 बाय, और Q2 Q4 का डिस्टेंस कितना है, Q2 Q4 का R5 माना था मैंने, तो R5। अब Q2 का Q3 के साथ भी हो गया, Q4 के साथ भी हो गया। Q3 का देखो, Q1 का Q3 के साथ हो गया था, Q2 का Q3 के साथ हो गया था। जैसे A B से हाथ मिला है या B A से हाथ मिला है, हैंडशेक तो एक ही हुआ ना दोस्तों। तो एक कॉम्बिनेशन का फंडा है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो Q1 Q3 का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बन गया है, Q2 Q3 का ऑलरेडी बन गया है, ठीक है। सो जब आप Q3 को उठाओगे तो सीधा Q4 के साथ आप लोगे, तो Q3 का सीधा आप Q4 के साथ लोगे आप कॉम्बिनेशन, तो K Q3 Q4 बाय, और Q3 Q4 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R3 था। यही आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। तो यहाँ सिक्स पोटेंशियल एनर्जी के हमें एक्सप्रेशन लिखने पड़े, पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगाया दोस्तों यहाँ आपने कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगाया, ठीक है। यहाँ आपने देखो कॉम्बिनेशन का ही कंसेप्ट लगाया है, ठीक है। पहले तो मैं इसको मिटो रहा हूँ, कॉम्बिनेशन का क्यों, देखो टोटल आपके पास चार चार्जेस थे, ठीक है। टोटल आपके पास 4 चार्जेस थे दोस्तों, 4 चार्जेस, और पोटेंशियल एनर्जी हमें दो के बीच का पता है, तो हमें किसी भी दो को एक साथ लेना है, तो टेकिंग टू एट अ टाइम, टेकिंग एनी टू एट अ टाइम, तो इस एक्सप्रेशन को 4C2 से अपन डिनोट करते हैं मैथ्स में, है ना। तो भाई मैथ्स वाले तो बच्चे समझ रहे होंगे इसको, सो हो सकता है उन बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो, जो नीट वाले हैं तो भाई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, बस Q1 को उठाओ, जोड़ा बनाना शुरू कर दो, Q2 के साथ, Q3 के साथ, Q4 के साथ। अब Q2 को उठाओ Q3 के साथ, Q4 के साथ, अब Q3 को उठाओ Q4 के साथ, ठीक है। जब आप 4C2 को कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, जब आप 4C2 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सो कितना आएगा, ये आएगा अपना 4 फैक्टोरियल, क्योंकि NCR किसके इक्वल होता है, NCR, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो यह आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल आएगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4 फैक्टोरियल को मैं 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल ही रहने दो, और दोस्तों यहाँ 4 × 4 - 2 यानी 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, और 4 3 कितना होता है दोस्तों, 4 3 होता है 12, और 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 × 1, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 6, तो 6 पेयर्स पॉसिबल थे, देखो अपना 6 ही आया, 1 2 3 4 5 6, इज दिस क्लियर। तो भाई बहुत अच्छे से ध्यान दो, एक एक चीज लिखते जाओ, मेरे शब्दों पे ध्यान दो, ठीक है, पक्का आएगा समझ। अब बारी है भाई क्वेश्चंस की, बिना क्वेश्चंस भूल जाओ कि कुछ हो पाएगा। थ्योरी पढ़ने से भाई जेई तो छोड़ो, CBSE तक क्लियर नहीं होता बच्चों से, अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, ठीक है।
को एक बार मेन तो आपको फॉर्मूला पता लग गया कि दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होगा, फोर्स कह रहा हूँ सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2 बाय R होगा या X होगा, ठीक है। सो मेन आप क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो मैटर करता है। तो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन फर्स्ट है ये हमारे आज के लेक्चर का। 4 चार्जेस Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम, Q3 -3 माइक्रोकूलम, Q4 4 माइक्रोकूलम आर केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है जिसका साइड 1 मीटर है, ठीक है। सो Q1 1 माइक्रोकूलम है, Q2 2 माइक्रोकूलम है, Q3 -3 माइक्रोकूलम है दोस्तों, और जो Q4 है वो किसके इक्वल है, Q4 4 माइक्रोकूलम के इक्वल है, ठीक है। वर्टिसेस में प्लेस्ड है स्क्वायर के, बहुत बढ़िया। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मुझे एक बात बताओ, साइड अगर एक साइड 1 मीटर दिया है तो सारा 1 मीटर हो जाएगा, सारा 1 मीटर क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो मुझे एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम से, तो अगर ये 90 का एंगल है तो इसे आप निकालोगे √2 हो जाएगा, तो डायगोनल √2 हो जाएगा, और ये वाला डायगोनल भी एक्चुअली में √2 हो जाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है, √2 हो जाएगा, ठीक है। सो पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देखो मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी EP ऑफ द सिस्टम किसके इक्वल होगा दोस्तों। तो पहले अपन Q1 को उठाएंगे, ठीक है। सिंपली यार चिल आउट करो बिल्कुल। तो K Q1 का Q2 के साथ, अच्छा देखो ये वाला डिस्टेंस और Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 1 है, ठीक है। अब Q1 का Q3 के साथ, समझ रहे हो, पहले एक चार्ज को उठाओ Q1 को, Q1 का Q2 के साथ जोड़ा, फिर Q3 के साथ, फिर Q4 के साथ, ठीक है। अब Q1 का Q3 के साथ, पर ध्यान दो अब Q1 यहाँ पे है, ठीक है, और Q3 यहाँ पे, तो Q1 और Q3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो डायगोनल है, डायगोनल √2 है। अब Q1 का Q4 के साथ, तो K Q1 Q4, तो अब Q1 और Q4 में तो भाई 1 मीटर का ही डिस्टेंस है, 1 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो Q1 का खेल खत्म, Q1 का Q2 के साथ हो गया, Q3 के साथ हो गया, Q4 के साथ हो गया, इज इट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे एक्चुअली Q2 का जोड़ा बनेंगे। अभी Q1 का सबके साथ बना लिया ना, जैसे देखो Q1 Q2 Q3 Q4 था दोस्तों, ठीक है। तो यहां देखो पहले अपन ने जोड़ा बनाया Q1 का Q2 के साथ, Q3 के साथ और Q4 के साथ। तो दोस्तों अब अपन क्या करेंगे, अपन Q2 के बारे में भी सोचेंगे कि Q2 का Q3 के साथ और Q4 के साथ। Q1 के साथ नहीं बनाएंगे क्योंकि Q1 के साथ ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। ये पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी की अच्छी बात है कि डायरेक्टली ऐड होता है। चार्ज अगर प्लस है तो प्लस पुट करना है, माइनस है तो माइनस पुट करना है, ठीक है। चार्ज अगर प्लस है तो प्लस पुट करना है, माइनस है तो माइनस पुट करना है, ठीक है। सो अब Q2 को उठाया था मैंने Q2, अब Q2 का किसके साथ, Q2 का Q3 के साथ, और Q2 और Q3 का डिस्टेंस देखना, Q2 यहाँ है, Q3 ये 1 ही है, और अब Q2 और Q4 के बीच, अब Q2 दोस्तों यहाँ पे पड़ा है, ऑपोजिट मतलब वर्टिसेस में पड़े हैं, डायगोनल का डिस्टेंस है, तो K Q2 Q4 बाय √2 होगा, तो Q2 का भी हो गया। अब Q3 की बारी, तो Q3 तो सिंपल Q4 के साथ जाके रिलेट होगा, और Q3 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है, और Q4 यहाँ पे, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सिंपल 1 है। तो मैं कुछ चीज़ें कॉमन लेना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ चीज़ें कॉमन लेना चाहता हूँ यहाँ से देखो। अब जो मैं आगे सॉल्व करूँगा, ओके, वो जो आगे मैं सॉल्व करूँगा, तो देखो ये जो पूरा लिखा हुआ है मैंने एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा हुआ है उसमें K कॉमन है, तो K बाहर निकाल लेता हूँ, चलेगा, K बाहर निकाल लेता हूँ। तो पहले वाले में Q1 पुट करो, तो Q1 1 माइक्रोकूलम था दोस्तों, तो 1 × 10⁻⁶, Q2 कितना हो जाएगा, Q2 कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶, ठीक है, बाय 1 था इनके बीच,
Q2 कितना, अच्छा Q1 अगेन 1 इंटू 10⁻⁻6 था, तो 10⁻�6 ही लिख रहा हूँ दोस्तों मैं। और Q3 क्या था, Q3 -3 माइक्रोकूलम था। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि स्केलर है तो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करोगे फॉर्मूले में, अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव पुट करोगे। तो Q3 क्योंकि माइनस है दोस्तों, ठीक है, -3 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस √2 है, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो सेम अब Q1 Q4, तो Q1 अगेन 1 इंटू 10⁻⁻6 और Q4 कितना है, Q4 4 इंटू 10⁻⁻6 होगा क्योंकि, अच्छा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 है। फिर मैं प्लस करूंगा दोस्तों, ओ माय गॉड, फिर मैं प्लस करूंगा, Q2 पुट करो, Q2 अगेन 2 इंटू 10⁻⁻6 है, ठीक, और Q3 कितना है, Q3 है -3 इंटू 10⁻⁻6 बाय R, और Q2 Q3 के बीच का डिस्टेंस 1 है। फिर आप प्लस करोगे, अब आप करोगे Q2 और Q4 का, तो Q2 का है 2 इंटू 10⁻⁻6, बहुत बढ़िया, 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, और Q4 का 4 इंटू 10⁻⁻6 है। और ध्यान दो Q2 और Q4 का के बीच का डिस्टेंस वो √2 है दोस्तों, ठीक है। आगे तो भाई स्पेस है ही नहीं, कहाँ लिखूंगा मैं ये वाला, अच्छा चलो ये वाला अगले स्टेप में मैं लिख देता हूँ प्लस साइन लगा के। छठा मैंने नहीं लिखा है दोस्तों, छठा नहीं लिखा, छठा तो क्या था कि तो मैंने बाहर निकाल लिया था, और Q3 है, छठा देखो Q3 है, तो Q3 अब क्या है, Q3 -3 माइक्रोकूलम था, तो -3 इंटू 10⁻⁻6, और Q4 था 4 इंटू 10⁻⁻6, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 था, ठीक है। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अब मैं यू देखो कैसे निकाल रहा हूँ। अब देखो यहाँ देखो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻6, यहाँ भी 10⁻⁻6 10⁻⁻6, तो ऑलरेडी बाहर दोस्तों k तो था ही। अब मैं 10⁻⁻6 भी, सॉरी -12 भी बाहर लेता हूँ, क्योंकि 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, 1 इंटू 2 बचा इधर पहले वाले में, 2/1 है ना, 2/1 बचा। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में प्लस माइनस माइनस, एक्चुअली 1 इंटू -3, तो एक्चुअली यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे आएगा -3, और बटे में क्या आएगा, बटे में यहाँ √2 आ रहा है, ठीक है। फिर क्या आएगा, +4/1, फिर क्या आएगा दोस्तों, 2 इंटू, यहाँ देखो यहाँ पे है 2, यहाँ पे -3, तो कितना हो जाएगा -6, सो -6/1, ठीक है। यहाँ पे फिर अगला है 2 इंटू 4 यानी 8, प्लस 8 बाय क्या है, √2, ओके, 8/√2, बहुत बढ़िया। और फिर इसका है -3 इंटू +4, तो -12, 4 3 12, ठीक है, और बटे में 1 z, ठीक है। सो दोस्तों k क्या था यहाँ पे, k 1/4πε0 को अपन k लेते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। सो यहाँ हमने k को 9 इंटू 10⁻9 लिया, और 10⁻12 ऑलरेडी था, ठीक है। सो पहले 2 में 4 ऐड किया, जिनको ऐड कर सकते हो उनको ऐड कर रहा हूँ, तो कितने हो गए 6 से 6 भाई ये तो पूरा कैंसिल आउट ही हो गया, तो बचा क्या -12, सो यहाँ बचा अपना -12 z -12, और अंदर बचा -3/√2 प्लस 8/√2, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻3, ठीक है, और अंदर आ जाएगा अपना, तो इनको -3 प्लस 8, तो +5/√2 -12, ये आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। ये आपका फाइनली क्या है, फाइनली इस चीज़ का आंसर है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो गया, ये समझ गया, अच्छा ठीक है। सो एक्चुअली, अच्छा वो शायद बाय मिस्टेक दोस्तों इरेज हो गया, अच्छा मैं इस पेज में ले आया, ओह माय गॉड, ठीक है। ये फाइनली आपका आंसर है दोस्तों, ये फाइनली आपका आंसर है, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों,
ठीक है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। सो प्लीज पहले तो आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो देखो क्या है, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, Q1 दिया हुआ है कितना 0.2 इंटू माइक्रो कूलम है तो 10⁻⁻6 कूलम, एंड Q2 दिया हुआ है दोस्तों 0.01 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 इंटू 10⁻⁷ माइक्रो कूलम हो जाएगा, और रह जाएगा 1 इंटू 10⁻⁸ कूलम। सो क्योंकि ये पॉइंट हटा दिया ना, तो नीचे यहाँ 10 लग जाएगा, यहाँ 100 लग जाएगा, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और सेपरेटेड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया है। इसे 100 से डिवाइड करो तो 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू ओ की, तो इनिशियल एक्चुअली दिया हुआ है, इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है और फाइनल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी 0.05 मीटर जब आप 100 से डिवाइड करोगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस थे। पहले देखो इस क्वेश्चन को फील करो, ठीक है। एक Q1 यहाँ पे था, Q2 यहाँ पे था, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था। अब मैं Q2 को Q1 के पास ला देता हूँ 5 सेंटीमीटर, तो आपने कुछ इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी में ले जाने के लिए कुछ काम किया होगा। कितना काम किया है वही कैलकुलेट करना है अपन ने। तो दोस्तों कितना काम किया है, जो काम आप करते हो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। दोस्तों वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा ध्यान रखना। वर्क डन जो आपका है, क्या लिख रहा हूं मैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी UF माइनस UI, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो डेल्टा U का मतलब सबको पता है, UF माइनस UI होगा, ठीक है। और डेल्टा U का जो हमारे पास फॉर्मूला आया था दोस्तों, किसके इक्वल आया था, डेल्टा U का फॉर्मूला आया था K Q1 Q2 1/RF माइनस 1/RF माइनस 1/RI। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ड्राइव करवाया था पिछले क्वेश्चन में। कहाँ गया, हाँ ठीक है, हाँ मतलब ड्राइव करवाया था यहाँ पे ना, यहाँ पे फिर मैंने मिटो दिया था, इरेज कर दिया था। आई होप आपको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी था दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी था डेल्टा यू का इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे। अभी तो मैंने ड्राइव करवाया था। अगर आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हो तो K Q1 Q2 बाय R होगा, पर आप किसी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे लाते हो तो K Q1 Q2 बाय 1/RF माइनस 1/RI होगा। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता ही होता है। Q1 कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻7, ठीक है दोस्तों। Q2 कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻8, 1/RF। तो दोस्तों RF कितना है, ध्यान दो, तो RF है यहां पे 0.05, ठीक है। और RI कितना है, 0.1, ठीक है। तो 0.05 को जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर 100 लगाओगे तो ये कैंसिल आउट करके ऊपर 4 आएगा और यहाँ 10 आएगा। ओके ओके ओके, सो RF कम है, RI ठीक है। तो यहाँ 9 2 जा दोस्तों कितना हो गया, 18, और 10⁻9 10⁻7, तो 10⁻2 बचा और ये 10⁻6 बचा, ठीक है। और अंदर क्या बचा, 4 - 10, इज इट, यही बचा क्या, ठीक है। नीचे वाला छोटा है इधर, हर डिस्टेंस डिक्रीज किया, अगर नीचे वाला छोटा है तो पूरी वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पे देखते हैं RF, हाँ पहले 10 सेंटीमीटर था, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, ये इसमें वही देखो, मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया। जब आप 100 को 5 से कैंसिल आउट करोगे तो भाई 4 थोड़ी ना आएगा, यहाँ आएगा 20, तो अंदर आएगा 20 - 10, 20 - 10 एक्चुअली 10 ही हुआ, तो 18 इंटू अंदर 10 आएगा, 10 इंटू 10⁻⁵,
जाउल, ये आपका क्या है, ये आपका फाइनली आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आसान था। एक और क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, ठीक, इसका आंसर देखते हैं। देखो 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 दिया हुआ है दोस्तों 20 इंटू 10⁻⁶ कूलम एंड Q2 दिया हुआ है -4 इंटू 10⁻⁶ कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर। तो Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया है, सारे SI में दिए हुए हैं। Q1 दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁶ कूलम और Q2 भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। आर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करोगे यानी 0.5 मीटर। ठीक है यार, पिछला आंसर अपना ठीक था ना, तो जब 0.05 जाएगा बिल्कुल ठीक था। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ओ माय गॉड, दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। हद है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो यहाँ कुछ इनिशियल डिस्टेंस से फाइनल डिस्टेंस पे नहीं दिया हुआ है कि इनिशियली एक चार्ज यहाँ पे था, फाइनली डिस्टेंस घटा दिया तो कितना काम करना पड़ेगा, कितना चेंज हुआ। तो अगर ऐसा होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दो चार्जेस के बीच का दोस्तों हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, या x कह लो। तो k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। Q1 की वैल्यू दोस्तों 20 इंटू 10⁻⁶ है और Q2 की -4 इंटू 10⁻⁶ है। ठीक है दोस्तों, ओके बढ़िया। ठीक है, सो बाय आर कितना था 0.5, इसे सॉल्व कर लो दोस्तों। पोटेंशियल एनर्जी के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, अगर चार्ज पॉजिटिव भी दिया होगा तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव दिया होगा तो आप नेगेटिव पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप ऐसे याद रखो। तो 0 तो भाई 0.5 है, तो ये पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दो। ठीक है, ऊपर आपने 10 लगाया, सॉरी चलो मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। क्या हो गया? ठीक है, तो आपने 0.5 दोस्तों नीचे था, तो पॉइंट आप हटाओगे तो ऊपर 10 लगाना पड़ेगा, और 5 से कैंसिल करोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 आ जाएगा। तो पहली बात 9 2 जा 18, ये 18 आ गया, और तो माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 4 2 जा 8, ओके। तो यहाँ पे क्या बचा 10⁻9, 10⁻1 10 इसे दे दो 10⁻4 बचा, और यहाँ पे 10⁻⁶। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 18 जा कितना होता है, 8 18 जा होता है 8 8 जा 64 6, और 8 को 8 में जब 6 ऐड करूँगा, जब मैं 8 में जब 6 ऐड करूँगा, सो ओके 8 में 6 तो 14 आ जाएगा ना, बिल्कुल 8 8 जा 64 और 8 बिल्कुल ठीक 14 आ जाएगा। -144 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। ठीक है, -2 ही आएगा, ये 10⁻⁻, ठीक है बिल्कुल ठीक। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा -1.44 जाउल आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही आपका फाइनली आंसर है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा होगा दोनों चार्जेस के बीच का, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा चलो मैं एक यहाँ पे नोट देता हूँ, यहाँ पे मैं नोट आपको लिखवा ही देता हूँ जो आपके नोट्स में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, सो तो नोट लिखो यहाँ पे। नोट, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर या एक्स कह लो, मर्जी है। ठीक है, सो केस 1 है, तो केस 1 देखो इफ Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0। केस 2 क्या हो सकता है, केस 2 हो सकता है कि Q1 इंटू Q2 लेस देन 0। ये भाई जब, अच्छा यहाँ देखो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 कब होंगे, जब सेम साइन के होंगे। भाई या तो दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, या तो दोनों नेगेटिव हो, Q1 भी नेगेटिव Q2 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सो अगर Q1 Q2 सेम साइन के हुए तो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 यानी सेम साइन का होगा, तो उस केस में U आपका पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अच्छा Q1 Q2 लेस देन 0 कब हो सकता है, जब ये ऑपोजिट साइन के होंगे, जब ये ऑपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, तो ऑपोजिट साइन के होंगे, या एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, ये हो सकता है ना कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, सो उस केस में U लेस देन 0 होगा, तो यानी U ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि सेम साइन यानी रिपल्शन हो रहा होगा चार्जेस के बीच, वहां पे रिपल्शन के अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है,
U इज लेस देन जीरो का मतलब क्या है कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा। अगर दोनों ऑपोजिट चार्जेस के हैं, ऑपोजिट साइंस के हैं दोस्तों, तो ऑब्वियसली उनके बीच अट्रैक्शन हो रहा होगा, यानी U कभी भी लेस देन आए, लेस देन जीरो आए तो अट्रैक्शन हो रहा होगा दोनों के बीच। तो पिछले न्यूमेरिकल में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आया तो ड्यू टू अट्रैक्शन आया, ड्यू टू क्या आया, अट्रैक्शन। ठीक है, बढ़िया। तो फाइनली दोस्तों यही था आज का लेक्चर। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में बिल्कुल ही नए जोश के साथ।